हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऑनलाइन लेक्चर्स पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं हूं आपके साथ AK सैनी। आज डिलीवर करने जा रहा हूं मटेरियल साइंस के ऊपर लेक्चर नंबर 18, जिसमें ट्रिपल टी डायग्राम पार्ट सी को लेकर हम आज डिस्कशन आगे बढ़ाने वाले हैं। पार्ट ए और पार्ट बी ट्रिपल टी डायग्राम की ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। पार्ट ए लेक्चर नंबर 16 था, पार्ट बी लेक्चर नंबर 17 था, जिनकी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आप देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, क्लिक कीजिए, देखिए। और उसी सीक्वेंस में आज हम पार्ट सी को लेकर आए हैं। पार्ट ए में मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल टी डायग्राम, जो कि टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम है, जिसको सी कर्व, एस कर्व या बेंस कर्व भी बोलते हैं, वो ओरिजिनेट कहां से होता है, उसकी ओरिजिनेशन कहां से है। और पार्ट बी जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको थोरोली डिस्कस किया कि ट्रिपल टी डायग्राम ड्रॉ कैसे होता है। ये पार्ट बी ही था जो पिछली वीडियो थी, इसमें मैंने आपको सारा समझाया कि ये कैसे ड्रॉ होता है। आज की वीडियो में लेक्चर नंबर 18 पार्ट सी ट्रिपल टी डायग्राम पार्ट सी हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों को बताऊंगा इस डायग्राम में से ही निकाल के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप इसको एक बार देख लीजिए, ये कैसे बना है, कैसे ड्रॉ हुआ। उसके लिए पिछली जो वीडियोस हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, उन पर क्लिक करके आप देख लीजिए, सारा समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि इसमें टेम्परेचर और टाइम का जो स्केल है, इधर टेम्परेचर और इस तरफ टाइम, इसमें ये जो आपके पास कर्व बन रहा है यही ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है। ये बीच का जो शेडेड रीजन है ये ट्रांसफॉर्मेशन शो कर रहा है। किस चीज की ट्रांसफॉर्मेशन? गामा की ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे फेज में, जैसे अल्फा प्लस Fe3C उस फेज में, जिसकी डिस्कशन भी पहले मैं बहुत कर चुका हूं। दिस ऑल इज इन रेफरेंस टू आयरन कार्बन डायग्राम, the discussion of which we have already done in our earlier lectures before we had started this triple T diagram discussion। वो जो वीडियोस हैं लेक्चर नंबर 11, 12, 13, 14, 15, वो सारी फेज डायग्राम्स के ऊपर, आयरन कार्बन फेज डायग्राम के ऊपर ही बेस्ड थी। आप उनको भी देख सकते हैं, नीचे उनके भी लिंक्स आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों को, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को आपके सामने रखने जा रहा हूं इसी डायग्राम में से। आप सिर्फ इतना ध्यान दे दीजिए, टेम्परेचर और टाइम का ये जो ग्राफ है, इसमें कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कर्व आता है ट्रिपल टी डायग्राम में, और बीच का शेडेड रीजन ही ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। तो अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाली चीज को भूल जाते हैं और सिर्फ इसी ग्राफ को, इसी पिक्चर को हम दोबारा से ड्रॉ करते हैं और फिर आगे की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हमने ट्रिपल टी डायग्राम का उतना सा पार्ट ड्रॉ कर लिया, टेम्परेचर वर्सेस टाइम, जिसमें ये आपके पास कर्व आ रहा है। दिस इज द नोज ऑफ द ट्रिपल टी डायग्राम। दिस शेडेड रीजन इज रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन रीजन और ट्रांसफॉर्मेशन जोन। जहां पर बिल्कुल एग्जैक्टली नोज के ऊपर अगर आप देखो, जो टेम्परेचर लाइन पास हो रही है वो 550 डिग्री सेल्सियस की है, जहां पर 1 सेकंड का इंक्यूबेशन पीरियड, टाइम पीरियड आ रहा था। पिछली वीडियोस में आप देख लीजिए, मैंने समझाया था। यहां पर एक लाइन मैंने और ड्रॉ कर दी 725 डिग्री सेल्सियस वाली, जो कि आयरन कार्बन डायग्राम में बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर यूटेक्टॉइड पॉइंट आ रहा था। गामा बिना किसी मशी रीजन के दाखिल हुए डायरेक्टली जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है नीचे की दूसरी स्ट्रक्चर में यूटेक्टॉइड पॉइंट के ऊपर। तो वही ये लाइन है 725 डिग्री सेल्सियस वाली। तो अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपसे करने जा रहा हूं, पिछली वीडियो जरूर देख लीजिए, पार्ट ए पार्ट बी ट्रिपल टी डायग्राम की, क्योंकि उसको देखकर ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर जो होती है, सुना होगा आपने नाम जरूर, वो कैसे बनती है। बड़ी ही हार्ड स्ट्रक्चर है, इनफैक्ट हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है, काफी ज्यादा ब्रिटल स्ट्रक्चर है मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर। तो वो कैसे बनती है वो बताने जा रहा हूं। पियरलाइट स्ट्रक्चर कैसे बनती है, बेनाइट स्ट्रक्चर कैसे बनती है, ऐसी कुछ चर्चा मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। तो बने रहिए, ध्यान से देखिए एक पॉइंट को, सुनिए। यहां पर 725 डिग्री सेल्सियस की लाइन है। हम क्या कर रहे हैं, हम मान लीजिए यूटेक्टॉइड स्टील ही हमारे पास 0.8% कार्बन वाला, और उसको हमने क्या किया, उसको हम ऊपर से, यानी कि 725 के ऊपर से, जहां पे वो गामा फेज में था, उसको गामा से हम नीचे लेकर आ रहे हैं कूल करते करते। और मान लो जो कूलिंग कर्व आपके पास है, कूलिंग कर्व एक होगा कि टेम्परेचर टाइम के साथ साथ कैसे गिरता चला जा रहा है। जब वो ठंडा होगा, कूल होगा, तो टेम्परेचर कम होगा, टाइम बढ़ेगा। तो एक इस प्रकार से
टेम्परेचर और टाइम के ऊपर इस तरह से आपके पास एक कर्व आने वाला है। ये तो आप समझते हो कि टेम्परेचर गिरेगा, टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा टेम्परेचर कम होता चले जाएगा। तो वो कर्व ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे कहीं पे भी हो सकता है, बट वो स्लांटिंग ही होगा, इस तरफ ही होगा वो। तो मैं एक पर्टिकुलर केस बना रहा हूं, एक स्पेसिफिक मैं कर्व यहां पर बना रहा हूं जिसको मैं कूलिंग कर्व बोल रहा हूं। और वो कैसा है देखिए, द कर्व इज दिस वन such that it is passing exactly through the nose of ट्रिपल टी डायग्राम। ये नोज है तो नोज के बिल्कुल ऊपर से पास होकर गुजर रहा है। ऐसा भी तो कूलिंग रेट हो सकता है ना कि वो इस कर्व को फॉलो करता हुआ आए। अगर ये एक स्पेसिफिक केस बनता है और इस कूलिंग कर्व के लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं कूलिंग रेट फॉर यूटेक्टॉइड स्टील, तो वो क्या आएगा, कूलिंग रेट होता है कि कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो गया कितने टाइम में। तो यहां पर कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, 725 माइनस 550 आप कर सकते हो 1 सेकेंड में। सो देखिए 725 माइनस 550 डिवाइडेड बाय 1, सो दिस कम्स आउट टू बी 175 बाय 1, दैट मीन्स 175 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड। देखिए एक सेकंड में 175 डिग्री जो है टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, तो कूलिंग रेट आपके पास कितना आ गया, 175 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड। इसी स्पेसिफिक केस को ही हम बोलते हैं क्रिटिकल केस ऑफ कूलिंग, और इसको हम कहेंगे क्रिटिकल कूलिंग रेट जब कूलिंग कर्व आपका नोज को टच कर रहा है। देखिए ध्यान से, कूलिंग कर्व कैसा भी हो सकता है, इस प्रकार से कहीं से भी हो सकता है, बट अगर कूलिंग कर्व इस तरह से जा रहा है कि वो बिल्कुल नोज को टच करता हुआ चला जा रहा है, तो जो कूलिंग रेट हमारे पास है स्टील के ठंडा होने की, तो उसको हम कहेंगे क्रिटिकल कूलिंग रेट। यही क्रिटिकल कूलिंग रेट बनती है। सो वी हैव क्रिटिकल कूलिंग रेट 175 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड, वो इस कर्व के लिए होगी जो कि नोज को टच करके जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, क्रिटिकल कूलिंग रेट की सिग्निफिकेंस क्या है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो कूलिंग कर्व है वो ट्रांसफॉर्मेशन जोन में से पास होकर नहीं गुजरने वाला, उसके बाहर से जा रहा है, उसको जस्ट टच करके जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन जोन के बीच में से पास होकर नहीं जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है क्रिटिकल कूलिंग रेट की। तो अगर एग्जैक्ट जो एक्चुअल कूलिंग रेट है आपकी वो क्रिटिकल कूलिंग रेट से ज्यादा है, वो कोई भी वैल्यू क्यों ना हो, लेकिन क्रिटिकल कूलिंग रेट से अगर वो ज्यादा है तब क्या होगा, कर्व जो है वो यहां से पास नहीं होगा, ना अंदर से पास होगा, कर्व इधर से जाएगा कुछ इस तरह से। दिस में बी वन केस वेयर द कूलिंग रेट इज मोर देन क्रिटिकल कूलिंग रेट। इस कर्व की जो रेट है वो क्रिटिकल कूलिंग रेट है, ये ब्लैक वाले कर्व की जो रेट है वो क्रिटिकल कूलिंग रेट से ज्यादा हो गया। अगर और ज्यादा कूलिंग रेट हो जाएगी तो ये कर्व और इस तरफ चला जाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या है कि अगर एक्चुअल में कूलिंग रेट कर्व की कूलिंग रेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस क्रिटिकल कूलिंग रेट, मैं इन शॉर्ट CR लिख रहा हूं, कूलिंग रेट जो एक्चुअल में है वो क्रिटिकल कूलिंग रेट से ज्यादा है या उतना ही है, तो सीधा सा मतलब ये है कि कर्व जो है कूलिंग कर्व वो ट्रांसफॉर्मेशन जोन में से पास होकर नहीं जाएगा, और तब वो जहां जाकर लैंड करेगी स्ट्रक्चर, उसी स्ट्रक्चर का नाम है मार्टेनसाइट। क्योंकि ऐसा होता क्यों है, ट्रांसफॉर्मेशन जोन में से होकर कर्व नहीं गुजरा, तो जो कार्बन था स्टील के अंदर वो जहां पड़ा था वहीं का वहीं फ्रीज हो गया, जैसे टेम्परेचर नीचे जाता रहा तो कार्बन अपनी ही पोजीशन पर फ्रीज होता चला गया, वो डिफ्यूज नहीं हो पाया। और अगर कार्बन डिफ्यूज नहीं हो पाया तो स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाई। तो बस यही बात है कि अगर मान लीजिए कोई भी आपके पास कूलिंग रेट है जो कि क्रिटिकल कूलिंग रेट से ज्यादा है, 175 से ज्यादा है, तो कर्व इधर की तरफ आएगा, तो यहां आकर आपके पास जो स्ट्रक्चर मिलेगी उसी स्ट्रक्चर का नाम है मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर। सो हियर यू गेट द स्ट्रक्चर विच इज नोन एज मार्टेनसाइट, which is hardest structure and very highly brittle structure। तो ये मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर है, ये इनफैक्ट 220 डिग्री सेल्सियस से बनना शुरू हो जाती है और नीचे 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में वो स्ट्रक्चर रहती है। अगर आप यहां पे दो लाइंस ड्रॉ करते हो, 100 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज 220 डिग्री सेल्सियस,
तो 220 के नीचे ही वो स्ट्रक्चर बननी शुरू हो गई। यू कैन से दिस इज मार्टेनसाइट स्टार्ट, दिस इज मार्टेनसाइट फिनिश। तो इस रेंज में आपके पास यहां पे मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर रहती है। So this is how you get the highly brittle and hardest structure which is known as martensite structure। तो अब देखिए, अगर कूलिंग रेट क्रिटिकल कूलिंग रेट से कम है और इतनी कम है कि जो कर्व है वो ट्रांसफॉर्मेशन जोन में से पास होकर यहां पहुंच रहा है इस तरह से, तो आपके पास यहां जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो मिलेगी पेयरलाइट स्ट्रक्चर, एंड दैट विल बी फाइन पेयरलाइट स्ट्रक्चर, फाइन पेयरलाइट स्ट्रक्चर, फाइन पेयरलाइट स्ट्रक्चर। ये पेयरलाइट स्ट्रक्चर कैसे बनती है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, वीडियो ऑलरेडी है, लिंक नीचे मिल जाएगा, वो देख लीजिए। पेयरलाइट फॉर्मेशन टाइटल से आपको वीडियो वहां पे मिल जाएगी। अगर आप कूलिंग रेट और कम करते हो, इससे भी कम करते हो, द कर्व विल मूव ऑन दिस साइड, तब क्या होगा, अगेन यू विल गेट द पेयरलाइट स्ट्रक्चर, बट वो कोरस होती चली जाएगी। जैसे जैसे आप कूलिंग रेट को कम करते चले जाओगे वो कोरस होती चली जाएगी। दैट मींस अपर रीजन कर्व में पेयरलाइट स्ट्रक्चर मिल रही है आपको, लेकिन इस तरफ आपको लेफ्ट साइड में फाइन स्ट्रक्चर मिल रही है। जैसे जैसे आप राइट की तरफ मूव करते हो आपको कोरस स्ट्रक्चर मिलती है। सो हियर यू मे गेट कोरस पेयरलाइट स्ट्रक्चर, पेयरलाइट स्ट्रक्चर। अच्छा, अब आप क्या कीजिए, कोई भी कूलिंग रेट ले लीजिए जो कि क्रिटिकल कूलिंग रेट से ज्यादा हो, तो कर्व इस तरफ कोई भी होगा, लेकिन अब आपने क्या करना है, उसको नीचे तक मत पहुंचने दीजिए, एमएस लाइन से ऊपर ऊपर तक रखिए, यानी कि नोज से कुछ नीचे आप ले जाइए। तो जैसे ये मान लीजिए हमारे पास एक कर्व है, क्रिटिकल कूलिंग रेट से ज्यादा है, हमने क्या किया, नोज से थोड़ा सा उसको नीचे ले आए, और उसके बाद हमने क्या किया, उतने ही टेम्परेचर पर उसको कुछ देर के लिए होल्ड किया, उतना ही टेम्परेचर मेंटेन करके रख लिया जितने टेम्परेचर पे अब ये पहुंच गया। एमएस से ऊपर होना चाहिए, नो से नीचे होना चाहिए। तो आपने अब इसको होल्ड किया कुछ टाइम पीरियड के लिए इसी टेम्परेचर के ऊपर, तो उससे क्या होगा, ये जो आपके पास कूलिंग कर्व है, द कर्व विल एंटर द ट्रांसफॉर्मेशन रीजन, इसमें एंटर कर जाएगा, और एंटर करके यहां पर जब ये पहुंचेगा, हियर यू गेट द स्ट्रक्चर विच इज नोन एज बेनाइट स्ट्रक्चर, बेनाइट स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से आपको बेनाइट स्ट्रक्चर मिलती है। याद रखिए, बेनाइट स्ट्रक्चर कभी भी कंटिन्यूस कूलिंग से नहीं मिलती कि आप ऊपर से कूल करते करते नीचे ले आए आपको बेनाइट मिल गया, या यहां से आप कूल करते करते चले गए यहां पहुंच गए आपको बेनाइट मिल गया, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। वो पेयरलाइट पर ही लैंड करेगा हमेशा। बेनाइट स्ट्रक्चर लेने के लिए आपको सबसे पहले इसको कूल करना पड़ेगा क्रिटिकल कूलिंग रेट से कुछ ज्यादा रेट के ऊपर, और नोज से थोड़ा सा कम टेम्परेचर पर, और वहां पे कुछ पीरियड के लिए आप उसको होल्ड कीजिए ताकि वो इस रीजन में एंटर कर जाए, ट्रांसफॉर्मेशन जोन में एंटर कर जाए। उसके बाद आपको बेनाइट स्ट्रक्चर मिलती है। तो ये जो प्रोसेस है बेनाइट तैयार करने की, इसी को हम बोलते हैं ऑस टेम्परिंग, ऑस टेम्परिंग। ऑस टेम्परिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द बेनाइट स्ट्रक्चर फ्रॉम गामा स्ट्रक्चर। तो इस तरह से वो बेनाइट स्ट्रक्चर आपको मिलती है, कभी भी कंटिन्यूस कूलिंग से आपको नहीं मिलती बेनाइट स्ट्रक्चर। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी यहां तक प्रॉपर्टीज की बात है कि बेनाइट स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज क्या है, तो वो पेयरलाइट और मार्टेनसाइट की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बीच में ही हैं, उनके बीच ही लाई करती हैं। ऊपर की प्रॉपर्टीज पेयरलाइट की, नीचे मार्टेनसाइट की प्रॉपर्टीज, तो उन दोनों के बीच की प्रॉपर्टीज हैं बेनाइट स्ट्रक्चर की। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया, नंबर 1 कि किस तरह से पेयरलाइट स्ट्रक्चर बनती है, फाइन या कोरस, बेनाइट स्ट्रक्चर किस तरह से बनती है, नंबर 2, नंबर 3 मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर कैसे बनती है, नंबर 4 कूलिंग रेट या क्रिटिकल कूलिंग रेट क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, नंबर 5 ऑस टेम्परिंग प्रोसेस क्या है। तो इन 5 चीजों को, 5 टर्म्स को मैंने आज इंट्रोड्यूस किया है, समझाया है इस वीडियो में। तो हम नेक्स्ट वीडियो एक और लेकर आएंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जरूर बने रहिए साथ में, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।